फिर ओड समाज की वो जर्नी क्या थी वो जानने की कोशिश करेंगे और हम वहां पर किस प्रकार से पाकिस्तान में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, क्या कुछ संसाधन थे पाकिस्तान में, हम लोग कहाँ रहा करते थे, वो जानने के लिए आज हमारे साथ जिस समय ये पलायन हुआ था जब हम लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, तो जो आप बता रहे हो काफिले के अंदर कौन कौन से संसाधन थे? काफिले के महात्मा गांधी का जो जहाज था, हमारे ऊपर हरा झंडा और ऊपर उनका वो जहाज चलता आया, चलो जय हिंद का नारा था, जय हिंद जय हिंद जय। हम पाकिस्तान में भी हमारे पास क्या खूब जमीन थी? वहाँ भी हमारे मुल्तान ज़िले के अंदर पहला नंबर था, क्यों कि हमारा ओडों वाला खूब मशहूर था। मैं हूँ आकाश व्यापार, आप देख रहे हैं आपकी खबर। सन 1947 का बंटवारा बहुत कम लोगों को याद होगा, तो आखिर क्या हुआ था पाकिस्तान में? और अगर हम विशेष तौर पर बात करें ओड समाज की, ओड समाज जो है पाकिस्तान से पलायन कर हिंदुस्तान पहुंचा था। आखिर ओड समाज की वो जर्नी क्या थी वो जानने की कोशिश करेंगे और हम वहां पर किस प्रकार से पाकिस्तान में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, क्या कुछ संसाधन थे पाकिस्तान में, हम लोग कहाँ रहा करते थे, वो जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लगभग 90 साल के ज्ञानचंद नापा जी। हमारे ताऊ जी भी हैं, गांव खेड़ी बरकी से ही है। ताऊ जी ये बताइए, अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, जो ओड कम्युनिटी है वो पाकिस्तान से ही आई थी, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि हमारी जो जड़ें हैं पाकिस्तान में कहाँ की है, मतलब हम पाकिस्तान में कहाँ रहा करते थे? 11 चक है, 12 चक है, ये चक थे वहाँ। और मुल्तान ज़िले के हम 32 चक में थे और 32 से फिर वहाँ हम आकर और फिर जब वहाँ लड़ाई हुई तो 32 चक से हम निकलकर मुल्तान ज़िले में आ गए। मुल्तान ज़िले में वहाँ हम रहने लगे और कई दिन के बाद फिर वहाँ लड़ाई पड़ गई मुसलमानों की, हिंदुओं की। वहाँ लाशें हुई बहुत और हम वहाँ से काफ़िला बन के, हमारा काफ़िला कितना था कि 18 मील में काफ़िला था। मतलब ये आप सन 47 के बंटवारे की बात कर रहे हैं? हाँ, हम सन 47 के बंटवारे की बात कर रहे हैं। हमारा काफ़िला वहाँ से 18 किलोमीटर में काफ़िला था। तो दोस्तों ताऊ जी का कहना है जब सन 47 का जब बंटवारा हुआ, हमारा जो काफिला था वो 18 मील का था, यानी कि 18 किलोमीटर तक जो है हम लोग चल रहे थे। मतलब इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ था, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ। तो फिर भाई उनने, मुसलमानों ने हमारे के ऊपर हमला भी किया, किया। उस काफिले पर हमला किया था? हाँ। जो 18 मील जो लंबा काफिला था, हाँ, उसके ऊपर मुसलमानों ने हमला किया। तो हमारे पास 6 ब्रेन गन, एक पीछे, 2 पीछे, 2 आगे, 2 बराबर में, इस पास से 2 इस पास से। तो हमारे को, हमने वो जब उनने हमला किया तो हमने वो उनकी तरफ कर दिया। ओहो, तोप थी दोस्तों, उस समय तोप थी। ताऊ जी ने अभी मुझे बताया तोपें थी, 6 तोपें थी। हाँ, 6 तोपें थी। उनको छोड़ने में वो फिर भाग चले। 4000 मुसलमानों के वहाँ जो थे आदमी मारे गए और फिर उनकी भगी पड़ गई। पहले उनने हमारे को आके काफिले को घेरा था। तो जी दोस्तों, मैं आपको साथ के साथ समझाता रहूं। 18 मील का काफिला था जब सन 47 का बंटवारा हुआ था, और उस समय जो काफिला 18 मील लंबा था उसमें ताऊ जी के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि ये उस समय उस काफिले में मौजूद थे। 18 मील लंबा काफिला था, 6 तोपें इनके पास थी। बंटवारे के समय जब ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, पलायन कर रहे थे, उसी बीच धर्म विशेष के लोगों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। उस हमले का जवाब किस प्रकार से दिया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं।
6 तोपें थी, 2 जो है काफिले में सबसे आगे चल रही थी, 2 बीच में थी और 2 सबसे पीछे थी। अचानक जब धर्म विशेष के लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो मुसलमान हैं, वो हमला कर देते हैं, उनको जवाब दिया जाता है उन 6 तोपों से। और 6 अगर वो तोपें नहीं होती, जो जानने की कोशिश करते ताऊ जी, अगर वो 6 तोपें नहीं होती तो उस समय का दृश्य क्या होता? वो हमारी जो 18 किलोमीटर में काफिला था उसको ख़त्म करने के लिए आए थे, लेकिन वो खुद 4000 मुसलमान ख़त्म हो गए जो तोहफे वो पीछे करी। तो 6 तोहफे उनने हमला हमारे पे किया था, हमने उनको 6 तोहफे चलाकर और उनको 4000 आदमी ख़त्म उनके मुसलमानों के हुए और हम वहाँ से चल दिए। जैसे हम कोई कणक के ढेर लगाते हैं तो बोरियाँ इस तरह धांगे लग रही थी, तो देखकर हर एक इंसान पागल हो जाता था, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ। जब फिर आके महात्मा गांधी का जो जहाज था, हमारे ऊपर हरा झंडा और ऊपर उनका वो जहाज चलता आया, चलो जय हिंद का नारा था, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, इस तरह। तो दोस्तों, ये सन 47 का जब बंटवारा हुआ था तो ओल्ड कम्युनिटी ने बहुत बड़ा जो है वहाँ से पलायन किया था। तो उसी बात को लेकर, उसी विषय को लेकर हम बात करें। ताऊ जी, ये बताइए कि जिस समय सन 47 का जब बंटवारा हुआ, तो अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें तो हम वहाँ पर कहाँ रहते थे, किस प्रकार से ओल्ड समाज जो है अपना जीवन यापन करता था, क्या कुछ था? हम जिले मुल्तान में रहते थे। सऊ बंगला साथ था, उसके साथ वहाँ रहते थे हम। हमारा वहाँ खान पीन, हमारी ज़मीन थी वहाँ मुल्तान ज़िले में। और क्या बस वहाँ खजूर होते हैं, खजूरों के ढेर लगे रहते थे और हम वहाँ जो लेने वाले खरीदने वाले हम वहाँ रहते थे और वहाँ ही हमारा बसेरा था। ताऊ जी, ये बताइए कि जिस समय हम वहाँ पर से आए थे, क्योंकि अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज बसें हैं, ट्रेनें हैं, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, मतलब बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं। जिस समय ये पलायन हुआ था, जब हम लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, तो जो आप बता रहे हो काफिले के अंदर कौन कौन से संसाधन थे? काफिले के अंदर हम गाड़ी जो होती है बैलगाड़ी, वो लेकर उसके ऊपर सामान लाद लिया, ऊँटों के ऊपर लाद लिया, जैसे भाई घोड़े थे घोड़ों पे लाद लिया। ऐसे हमारा सामान जो था वो कुछ सिर पे लेकर आए, सिर पे उठाकर, और वो सामान हम वहाँ से चले थे। मुल्तान ज़िला सऊ बंगला। तो दोस्तों, ये है मुल्तान जिले से है, मुल्तान जिला सऊ बंगला। हाँ, सऊ बंगला, उसके हम बसते थे, वहाँ रहते थे। ताऊ जी, ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है, अगर हम गांव खेड़ी बरकी की बात करें, जब अपने ओल्ड समाज जब यहाँ पर आया था, अगर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में जब आया था, क्योंकि आपको तो पूरा होश था, तो हम क्या शुरू से ही गांव खेड़ी बरकी के अंदर हमारे को बसाया गया कि इससे पहले भी हम कहीं ना कहीं घूमते रहे हैं? नहीं, हम पहले वो जो आए तो हम करनाल ज़िले में आकर वहाँ बास किया। अच्छा। करनाल से फिर हम टोहाने आ गए, हिसार ज़िले में आ गए, फिर यहाँ से हम राजस्थान चले गए। राजस्थान में हमारे को गवर्नमेंट ने ज़मीन दी तो हम वहाँ काश्त करी। वहाँ काश्त करने में हमारे को फिर जो हमारी घर की ज़मीन थी, मतलब हमारे दादों की, वो ज़मीन यहाँ पर आ गई। हम वो ज़मीन छोड़कर यहाँ पर बास कर लिया और यहाँ रहने लग गए। हमारे यहाँ पर 7 मुरबे ज़मीन एक थी, 3 मुरबे दूसरी थी, इस तरह करके
13-14 मुरबे हमारी ज़मीन थी। तो हम दोस्तों मुरब्बे के बारे में बता दें, एक मुरब्बे में लगभग 25 किले होते हैं ना, 25 किले होते हैं ना? हाँ 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 तो यानी कि आप लगा लीजिए 7 मुरब्बे कितने जो है वो जमीन पड़ जाती है। और वो जमीन हमारे को हरियाणा के हिसार के गांव खेड़ी बरकी के अंदर अलॉट हुई थी। बहुत जमींदार थे। क्या हम पाकिस्तान में भी हमारे पास क्या खूब जमीन थी? वहाँ भी हमारे मुल्तान ज़िले के अंदर पहला नंबर था। क्यों कि हमारा ओडों वाला खूह मशहूर था। हमारा खूह न्यारा था ओडों वाला। ये जो शाह शमस तुर्बीज पीर था उसके इस पासे छिपते की तरफ हमारा वो गांव था। वहाँ पर हम रहते थे, हमारी ज़मीन थी। यही ज़मीन जो आज खेड़ी बरकी में हमारे को आके मिली है और हम काश्त कर रहे हैं। इसमें भाइयों ने आके और जो आके और हमारा बसेरा हुआ है। ताऊ जी ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम और समाज की बात करें तो आज भी किसी से नहीं दबता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, मतलब अकड़ पूरी रहती है भाई हम में, है ना? हाँ। तो ताऊ जी पाकिस्तान में हम किस प्रकार से रहा करते थे? क्या हमारी वहां पर भी क्या पूरी पावर थी? क्या था? हमारी वहाँ भी पूरी पावर थी। हमारे से मुसलमान सब मिल के रहते थे। हमारे साथ बोल नहीं सकते थे। क्यों? हमारी वो ज़मीन थी ना, तो वो 13 मुरबे ज़मीन थी। वहाँ पर हमारा वहाँ भी ऐसा चलता था। क्यों कि फिर ये जो ज़मीन थी हमारे बाप दादों ने ये रहन दे दी। रहन देने में हम वहाँ से चले तो ये ज़मीन हमारी वो उनकी म्याद ख़त्म हो गई। हमारे पास ये ज़मीन दोबारा यहाँ पर हमने चेंज कर ली। हमारे पास अब भी वही ज़मीन है और ले रखी है। ताऊ जी मेरे को ये बताइए कि पाकिस्तान से मतलब सारे ओट तो नहीं आए थे, क्या अभी भी वहाँ पर हमारी जड़ें हैं जो वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है? अब जो वहाँ पर है हमारा बसेरा था, वहाँ पर उसी जगह पर अब मुसलमान जा रहे हैं। यहाँ से जब काफ़िला चला था मुसलमानों का, ये 2 गाड़ी भरी थी तो वहाँ ही गई थी मुल्तान ज़िले में। नहीं ताऊ जी मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मतलब पूरे समस्त ओड समाज ने तो वहाँ से पलायन नहीं किया था? कुछ ऐसे हमारी माता बहनें भी हैं, कुछ हमारे भाई भी हैं जो वहाँ पर रह गए थे। क्या आप उनसे अब तक संपर्क में हैं क्या? अब हम उनसे, जो हमारे भाई रह गए थे, वो अब भी यहाँ पर वीज़ा लेके आते हैं और आके मिल जाते हैं। नहीं तो हम तो यहाँ पर आ गए, वो आते हैं या मिल के फिर वापस चले जाते हैं। तो वो फिलहाल वहाँ पर कैसे रह रहे हैं? क्या आपके घर पर कभी कोई आया? क्या पाकिस्तान का कोई और समाज का कोई आया वहाँ पर? कैसे रह रहे हैं वो लोग? वो लोग उनके मतहत है मुसलमानों के, जो हमारे यहाँ से वहाँ रह रहे हैं। तो क्या उन्होंने अपना क्या धर्म बदल लिया कि वो अभी भी और समाज के रूप में ही रह रहे हैं? अरे वो तो अब भी वो और समाज के रूप में रह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर दबाव गवर्नमेंट डाल रही है मुसलमानों की। जो गवर्नमेंट है, मुसलमानों का राज है, वो उनको दुखी कर रखा है। तो लगातार उनको ये कहा जाता है कि आप लोग कन्वर्ट हो, आप लोग मुसलमान हो, लेकिन वहाँ पर जो हमारे समाज के जो लोग बैठे वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है अपना हिंदुत्व नहीं छोड़ना चाहते, वो हिंदू ही बने रहना चाहते हैं। हाँ, वो जो अब वो हिंदू के बेस में रहना चाहते हैं और वहाँ रह रहे हैं, तो उनको वो जो मुसलमान हैं बहुत दुखी कर रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं। हम अपने देश में रह रहे हैं, वो हिंदू, तो उनको जबरन उनके लड़के उठा लेते हैं, उनके ऊपर जुल्म कमा रहे हैं आज भी। तो दोस्तों एनआरसी सीएए आपने सुना होगा, कुछ साल पहले जो भारत सरकार लेकर आई थी 2020 की अगर हम बात करें, एनआरसी सीएए जिसके अंदर जो बाहर जो फंसे हुए जो हिंदू थे उनको एक बार फिर से हिंदुस्तान में बसाने की जो है कवायद चल रही थी। इसको लेकर धर्म विशेष का एक काफ़ी आक्रोश
प्रदर्शन हमें देखने को मिला था और उसी के दौरान मुझे भी गोली मार दी गई थी। भारत सरकार ये चाहती है कि अब भी जो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जी हां, आज भी वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और ये बात शायद सरकार को भी मालूम है और सरकार यही चाहती है कि जिन भी हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार किया जा रहा है उनको भारत के अंदर एक बार फिर से बसाने का मौका दिया जाए। वहीं अगर धर्म विशेष की बात करें तो धर्म विशेष के द्वारा यह कहा जाता है कि भाई सिर्फ तुम हिंदुओं को क्यों पाकिस्तान से लेकर आ रहे हो, मुसलमानों को भी लाओ और उनको भी यहां पर बसाओ। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि भैया वहां पर आप आबादी में है, वहां पर अगर भाई सब भारत देश की अगर बात करें, जब बंटवारा हुआ था तो उसको धर्म विशेष का देश बना दिया गया था, उसको मुसलमानों का देश बना दिया गया था और नाम दिया था पाकिस्तान। ये जो विभाजन हुआ था धर्म के नाम पर हुआ था, लेकिन भारत के जो लोग हैं, जो भारत के उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा कहा गया था कि हम धर्म निरपेक्ष ही रहेंगे, यहां पर हर धर्म का सम्मान किया जाएगा। वही अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर वो पाकिस्तान मुसलमानों का बना था और अब जिस प्रकार से भारत सरकार जो कहती है कि हम वहां से हिंदुओं को लेकर आएंगे और हिंदुओं को यहां पर आकर जगह देंगे, वही मुसलमानों का एक बड़ा आरोप है कि आप सिर्फ हिंदुओं को क्यों लेकर आ रहे हो। तो ताऊ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 2020 में जब मोदी सरकार आई थी, मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू अभी भी जो है जिनको कन्वर्ट किया जा रहा है कि आप मुसलमान बनो, तो भारत सरकार एक कदम उठा रही थी कि उन हिंदुओं को यहाँ पर लाया जाए और यहाँ पर बसाया जाए ताकि जो है उनके ऊपर अत्याचार ना हो। इसको लेकर धर्म विशेष के लोग एक बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था, बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। क्या आपको लगता है वहां पर हिंदुओं के साथ जाति होती है और उनको भारत लाना चाहिए? ये हम तो यही कहते हैं कि उनका बदलाव करना चाहिए। क्यों कि वो उनसे अत्याचार कर रहे हैं, तो वो उनको यहाँ पर भारत में लाया जाए और उनकी सहायता करनी चाहिए। क्यों उनकी लड़कियाँ वो उठा लेते हैं और उनके साथ बहुत गंदा सलूक करते हैं। आज वो बहुत दुखी हैं। तो दोस्तों, लगातार ऐसी खबरें आती रहती है। अभी कुछ समय अगर पहले की बात करें, 2021 की बात करें, एक मुल्तान शहर की एक लड़की थी पूजा, वो ओड समाज से थी, उसको जबरन घुसकर उसका जो है उसका अपहरण करना चाहते थे, लेकिन उस पूजा बेटी ने अपने बचाव में उस युवक को जो है कैंची मारी थी। कैंची खाने के बाद उस युवक ने, पूजा नाम की उस बेटी को, जिसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उस पूजा बेटी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। पूजा बेटी का कहना था कि मैं रहूंगी तो हिंदू बनकर रहूंगी। उसने अपनी शहादत कबूल कर ली, लेकिन उस जिहादी के साथ जाना उसने ठीक नहीं समझा। उस जिहादी ने जब यह देखा कि पूजा बेटी काबू में नहीं आ रही है, उस जिहादी ने उसको गोली मार दी थी। तो ताऊ जी, ये बताइए, अगर अभी मौजूदा हालातों की बात करें, क्योंकि आप लगातार जो पाकिस्तान में जो ओड समाज के जो लोग हैं उनसे संपर्क में, फिलहाल कैसे हालात है वहाँ के? वहाँ पर जो हमारे ओड लोग हैं, राजपूत हैं, वो बहुत दुखी हैं। उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी लड़कियाँ उठा लेते हैं, उनको दुखी कर रखा है। और हम वहाँ थे उनको यही कहना चाहते हैं कि वे उनको ना सताएं, तो फिर तो वो रह सके वहाँ। ये नहीं तो वो रह नहीं सकते वहाँ। उनकी लड़कियाँ उठा लेते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनके साथ बदसलूक हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, सन 47 का जो बंटवारा हुआ था, ये ताऊ जी उस बंटवारे के दौरान जो थे मौजूद थे। आपकी उम्र उस समय लगभग कितनी रही होगी? मेरी उम्र उस वक्त 13 साल की थी। ताऊ जी, ये बताइए, जिस समय पलायन हुआ था तो क्या सरकार के द्वारा क्या बताया गया था कि भैया जो हिंदू है वो पाकिस्तान छोड़ दे? किस प्रकार से अनाउंसमेंट हुई थी, आपको कैसे पता चला था? वो महात्मा गांधी ने हमारे कहा कि भाई ये बंटवारा हो चुका है, और महात्मा गांधी हमारे साथ आए। वो अपने जहाज के ऊपर हमारे काफले के साथ भी ऊपर चलते आए। जब तक हमारा काफला ये फाजल बंगला पर आके डटा, वहाँ आके हिंद महासागर के नारे लगाए और बहुत बधाइयाँ दी, बहुत प्रसाद, वहाँ रोटी खाना सारा कुछ हमारे को मिला। वहाँ पर
सारा पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, सारा कुछ मिला। अच्छा ताऊ जी, अगर सन 47 की अगर बात करें, जिस समय बंटवारा हुआ था, एक बड़ी चर्चा का विषय बना रहता है, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ काट दी थी, ट्रेनें की ट्रेनें काट दी थी। उनने यहाँ से हमारे वहाँ हिंदुओं की एक गाड़ी काट दी। पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। हमारे मुसलमानों ने वहाँ से एक गाड़ी काट दी थी, मुसलमानों ने। अच्छा। यहाँ पर हिंदुओं ने उसका जवाब दिया था, 2 गाड़ी काट दी थी। अच्छा। यो जब 2 गाड़ी काटी, फिर मुसलमानों ने बंद कर दिया, लड़ाई मत करो और हम भी नहीं छेड़ेंगे, आप भी मत छेड़ो। तो फिर ये हमारे कैंप लग गए, हर जगह रोटी, हर जगह खाना, कपड़े, सब कुछ हमारे को मिलता रहा। और गवर्नमेंट अपने हिंदुस्तान में फिर तो जय हिंद का नारा लगा और महात्मा गांधी ने सब वो जो कपड़े थे बांटे और कोट बांटे और ये रजाइयाँ बांटी खूब। यहाँ आके हिसार ज़िले में, करनाल ज़िले में, हर जगह इसी तरह हम जो भाई थे सबको हमारे को कपड़े दिए, रजाइयाँ दी, खाने दिए और रोटी बना के भेजी। तो यहाँ पर हमारी बहुत सेवा हुई हिंदुस्तान में। तो दोस्तों, ये थे लगभग 90 साल के ज्ञानचंद नापा जी, जिन्होंने सन 47 का बंटवारा अपनी आंखों से देखा है। उस पर यह विशेष रिपोर्ट थी। अगर आप भी कुछ सवाल जानना चाहते हैं सन 47 के, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9278015115, क्योंकि ये वहाँ पर रहते थे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से रहते थे या आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है, तो आप हमें वो भेज सकता है। हम ज्ञानचंद नापा जी से एक बार फिर से जुड़ेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। इन तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शायद की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।